कलम लीला सुनने वालों का अभिनंदन। मैं आरती वर्मा आज सुना रही हूँ वर्सटाइल टैलेंट कंचन पंत की लिखी कहानियों के पहले संकलन बेबाक से मेरी पसंदीदा कहानी। बेबाक कहानी है आज की लड़कियों की। गांव, कस्बों और शहरों की ये लड़कियां अपने अपने हिस्से के संघर्ष कर रही हैं। ये लड़कियां जानती हैं कि वो परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी खुद को दूसरा मौका देती हैं। इसलिए ये लड़कियां बेबाक हैं। इन कहानियों में सिर्फ ताज़ी हवा में सांस लेने की एक ख्वाहिश है, ना दिखने वाले बंधनों को काटने की छटपटाहट है, प्रेम के भेष में लिपटी वर्जनाओं से निकलने की बेचैनी है। अपने जीवन की साधारणता में कुछ असाधारण खोज रही लड़कियों की कहानी है बेबाक। दोस्तों, इस किताब से आज हम जो कहानी सुनेंगे वो कहानी है तितलियां। मुझे लगता है इन किरदारों से हर लड़की कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, उनकी यात्रा में खुद को साथ चलते और इवॉल्व होते हुए देखेगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। शहर नाम के उस विशालकाय जीव से पहला परिचय हुआ था उस दिन मेरा। वरना मैं तो 10 दुकानों और 4 रेहड़ियों वाले अपने गांव को भी अब तक महानगर ही समझती आई थी। बस अड्डे से निकले हुए हम 10-15 मोहल्लों के चक्कर लगा चुके थे, पर रहने के लिए एक अदद कमरा मुझे नहीं मिल रहा था। अकेली लड़की, कॉलेज में पढ़ने वाली? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ कमरा नहीं है। हर घर से यही या इससे मिलते जुलते शब्द सुनने को ही मिल रहे थे। मैं तो परेशान थी ही, दद्दा अलग भुनभुना रहा था। घर में बैठे खाने को मिल रहा था, पहनने को मिल रहा था, अब भुगतो यहाँ। वो अब तक कम से कम 10 बार कह चुका था। मेरा कॉलेज जाना ना हो गया, उंगली में चुभी फांस हो गई, जो घर वालों को दर्द भले ही ज्यादा नहीं दे रही थी, लेकिन खाई खाई खूब कर रही थी। मुझसे पहले हमारे मोहल्ले की किसी लड़की ने कॉलेज नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं कैसे 12वीं में मेरे 78% नंबर आ गए और जीव विज्ञान वाले माँ साहब को मेरे सुनहरे भविष्य के सपने दिखने लगे। पांडे जी, मेरे हिसाब से तो बिटिया को कॉलेज भेजना चाहिए आपको। अच्छे से पढ़ लिख गई तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा तो मेरे संस्कारी पिताजी के दिमाग पर जोर पड़ा। सब सोच समझ कर ठीक ठाक करके हफ्ते भर में उन्होंने तय किया कि फिलहाल मेरे कॉलेज जाने में कोई बुराई नहीं है। इस फैसले से मुझे कैसा लगा, इसका ठीक ठाक जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसा भी नहीं था कि मैं आगे पढ़ने के लिए मरी जा रही थी और आगे पढ़ने से मुझे दिक्कत थी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हाँ, घर से अलग अकेले रहने की घबराहट जरूर हो रही थी। मकान ढूंढने की इस कवायद से ये घबराहट थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी। किसी तरह एक मकान मालिक मिले जो अकेली लड़की को किराए पर कमरा देने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो हम लड़कियों को कमरा देते नहीं, पर आप शरीफ लगते हैं, आपकी बहन भी सीधी सादी दिख रही है, इसलिए। वरना। एहसान की एक टोकरी दद्दा के सिर पर रखकर मकान मालिक ने छत पर बने कमरे की ओर इशारा कर दिया। कमरा क्या था, एक तरह से कबाड़ खाना ही था। कोने में पुराना फर्नीचर, टूटे गमले और प्लास्टिक की 2-3 बाल्टियां किसी लावारिस बच्चे की तरह पड़ी हुई थी। सामने छोटी सी बालकनी, बगल में बाथरूम जिसमें पानी तो क्या, नल भी नहीं था। बाथरूम में तो नल ही नहीं है, दत्ता ने हैरानी से कहा। तो मकान मालिक ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे साहब, नल लगा भी देते तो कौन सा पानी आना था। नीचे एक स्टैंड पोस्ट है, बिटिया को बोल दीजिए कि सुबह जल्दी उठकर नंबर लगा ले। अकेली लड़की है, दिन में 2-3 बाल्टी से ज्यादा जरूरत क्या पड़ेगी, बाकी आप देख लीजिए। दद्दा ने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर, पर कहा दोनों ने ही कुछ नहीं। तो बात तय रही, मैं कमरा साफ करवा दूंगा, आप लोग रात तक सामान लेकर आ जाइए। मकान मालिक बोला तो मैंने राहत की सांस ली। कम से कम एक मुश्किल तो निपट गई थी। बेकार बदरंग ही सही, मुझे कमरा मिल गया था।
अंदर दद्दा और मकान मालिक में किराए को लेकर मोल भाव चल रहा था। मैं बाहर बालकनी से अपने नए मोहल्ले का जायजा लेने लगी। संकरी सी गली के दोनों ओर चिपके हुए छोटे छोटे घरों के बीच छिटक कर आती हुई हवा भी खोटी खोटी सी लग रही थी। लगा जैसे सामान से भरी हुई अंधेरी कोठरी में किसी ने मुझे बंद कर दिया हो। गर्मी की दोपहर का बोझिल सन्नाटा पूरे मोहल्ले में पसरा हुआ था। सब कुछ उनींदा सा लग रहा था। लेकिन तभी समुद्र की लहरों की तरह हंसने और खिलखिलाने की कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी। आवाजें सामने वाले घर से आ रही थी, जिसका भूरा दरवाजा अंदर मचे तूफान को रोकने की ताब नहीं रखता था। कमरे का दरवाजा बंद था और खिड़की पर लाल रंग का पर्दा लटका हुआ था। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें पर्दे के कोने से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। अंदर शायद किसी नाटक की रिहर्सल चल रही थी। तिरजटा की तरह बाल फैलाए एक लड़की दो लड़कों को कोई सीन समझा रही थी और उनके गलती करने पर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। मैं आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। मैं अगर अकेले में भी इतनी जोर से हंसती तो माँ मेरे दांत ही निकाल देती। इसकी माँ इन्हें कुछ नहीं कहती होंगी क्या? मैंने सोचा। आवाज सुनकर दद्दा और मकान मालिक दोनों बालकनी में आ गए थे। मेरी नजरों का पीछा करते हुए उनकी नजरें भी उस लड़की पर आ टिकी। शरीफों के मोहल्ले में ये पता नहीं कहां से आ गई। ऐसी तितलियों के तो पर कतर देनी चाहिए। मकान मालिक ने हिकारत से अपनी नाक निपोड़ते हुए कहा। फिर दद्दा की ओर मुड़कर बोला, हमारा बस चले तो इसे आज ही मोहल्ले से निकाल दें। पर साहब, आप अपनी बहन को समझा दीजिए कि ऐसी लड़कियों से दूर रहे। दद्दा ने मुझे अंदर चलने का इशारा किया तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पर मेरी नजरें उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ पाई। मैंने देखा कि मेरे अलावा कई दर्जन और निगाहें भी उसी बालकनी पर लगी थी। ऐसी लड़कियां मतलब कैसी लड़कियां, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि उससे मुझे दूर ही रहना चाहिए। मेरे लिए रहने भर का सामान जुटाकर नसीहतों की भारी भरकम पोटली थमाकर दद्दा लौटने लगे। रह पाएगी अकेले? जाते समय दद्दा ने पूछा। पहली बार उनकी आवाज में रौब और गुस्सा नहीं था। थोड़ी चिंता थी, थोड़ी सहानुभूति थी और थोड़ा गीलापन था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो चले गए। मैं बालकनी से उन्हें सड़क पर जाते हुए देखती रही और जब उनकी पीठ भी दिखनी बंद हो गई तो तब एहसास हुआ कि मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी अब तक की बटोरी हुई सारी हिम्मत जवाब देने लगी। तकिए को गोद में दबाए मैं पूरी रात बैठी रही। अगले दिन कॉलेज पहुंची। तब भी मेरे पैर करीब करीब कांप रहे थे। होंठ सूख कर पपड़ा रहे थे। एक साथ इतने लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था। इतने लड़कों को तो सपने में भी नहीं। मैंने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। कॉलेज के लंबे और कुछ कुछ धुंधल के गलियारे से होते हुए मैं अपनी क्लास तक पहुंची। मैंने सहमी नजरों से चारों ओर देखा और कोने वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। टीचर अभी क्लास में आए नहीं थे। दूसरे बच्चे एक दूसरे से परिचय में लगे हुए थे। मैंने नजरें झुका ली और बिना मतलब कॉपी के पन्ने पलटने लगी। कोरी कॉपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ा जा सके, लेकिन वक्त काटने का इसके अलावा कोई और उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी कागज का हवाई जहाज मेरे सिर से आ टकराया। इसे फेंकने वाला 3 बार पहले भी ये कोशिश कर चुका था, लेकिन निशाना अब तक या तो मेरे बगल की खाली कुर्सी बनती या मेरे सामने रखी मेज। हवाई जहाज टकराने के बाद मेरा सिर शर्म से थोड़ा झुक गया। मैं अच्छे घर से थी। गलत चाहे कुछ भी हो, गलती मेरी ही रही होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास था। इसलिए किसी और पर सवाल उठाना
मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तभी एक और हवाई जहाज मेरी मेज से टकराया और साथ ही सुनाई दी एक आवाज, इस प्लेन का पायलट कौन है भाई? मैंने आवाज की ओर मुड़कर देखा। ये वही चेहरा था जो मैं कल अपने कमरे के ठीक सामने वाली बालकनी में देख चुकी थी। कुछ हैरत से मैंने उसकी ओर देखा। कंधे तक कटे बाल, होठों पर हल्की लिपस्टिक, आधी बाजू की सफेद शर्ट और लाल रंग की स्कर्ट जो उसकी टांगों को सिर्फ घुटनों तक ढक पा रही थी। मुझे निशाना बनाकर फेंका गया हवाई जहाज उसके हाथ में था। हवाई जहाज की परतें अब तक खुल चुकी थी और उसमें लिखे लफ्ज साफ नजर आ रहे थे। लव यू स्वीटी। उस लड़की ने कागज को मोड़ा और फिर हवाई जहाज के आने की दिशा में उसे फेंकती हुई बोली, पहले स्वीटी की स्पेलिंग तो सीख ले, फिर आई लव यू लिखना। सारी क्लास हंस पड़ी। मैं थोड़ा मुस्कुरा भर पाई। हवाई जहाज फेंकने वाले लड़के के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो लड़की मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। हाय, आई एम पूनम, उसने कहा। उसके प्रताप से मैं पहले ही झुलस रही थी, अब तो जुबान मेरे तालू से ही चिपक गई। घुटनों से ऊपर तक की स्कर्ट और आधी बाजू की शर्ट पहनी वो लड़की मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। हाय पूनम, आई एम भारती, नाइस टू मीट यू, मैं कहना चाहती थी। घर पर शीशे के सामने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना और बात है, लेकिन बाहर लोगों के सामने सॉरी थैंक यू के अलावा अंग्रेजी का तीसरा शब्द भी बोला जा सकता है, ये ख्याल मेरे लिए अजनबी था। इसलिए जो अंग्रेजी में बोलना था उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तुम्हें इस तरह लड़कों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पूनम मुस्कुरा दी और मेरी बगल में आकर बैठ गई। फिर टीचर के आने तक हम बात करते रहे। बात हालांकि उसी ने की, मैं तो बस हाँ हूँ नहीं पता नहीं जैसे कुछ शब्द ही बोल पाई। पूनम अच्छी लड़की नहीं थी। उसकी लड़कों के साथ दोस्ती थी। उसके घर पर रोज शाम को 2-3 लड़कों की मंडली बैठती थी। दद्दा ने नहीं भी कहा होता तो भी मैं उससे दोस्ती करने की नहीं सोचती। पर अब जबकि पूनम मेरे बगल में बैठी थी, मैं उसे झटक कर खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। मैंने बताया नहीं, लेकिन पूनम जान गई थी। साल भर से खाली पड़े उसके सामने वाले घर में जो नई लड़की आई थी, वो मैं ही थी। दैट्स ग्रेट, अब मुझे भी कॉलेज अकेले नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बोरियत हो जाती है अकेले। उसने बॉडी लोशन की खुशबू से महकता अपना नाजुक हाथ मेरे कंधे पर टिका दिया। संकोच के मारे मैं सिकुड़ गई। आदत नहीं थी किसी से इस तरह चिपटने की। बाजार में कंधे पर हाथ डालकर चलना या हाथ मिलाने जैसी सुविधाएं दद्दा को मिली होंगी तो मिली होंगी। मुझे तो सिर झुकाकर चलना ही सिखाया गया था और सच कहूं तो मैं उसमें खुश भी थी। कम बोलने, सिर झुकाकर चलने और दबे छुपे रहने से तारीफ तो होती ही थी, वक्त जरूरत पर सहानुभूति भी मिल जाती थी। नहीं तो पूनम की तरह दर फर स्कूटी चलाने निकलती तो हो गया था काम। पूनम खुश थी कि उसे कॉलेज आने जाने के लिए साथ मिल गया था। मैंने जताया नहीं, लेकिन साथ की जरूरत उसे नहीं, मुझे थी। घर से 4 कदम दूर पम्मी लाला की दुकान तक अकेले जाने की हिम्मत तो होती नहीं थी गांव में मेरे। यहाँ 7 किलोमीटर खाक अकेले जाती, लेकिन उसके साथ जाने के लिए भी मैं पूरे रास्ते खुद को कोसती रही। वो इतनी जोर से बात कर रही थी कि अगल बगल से गुजरते लोगों की नजरें अक्सर हमारी ओर उठ जाती। जब कई बार ऐसा हो गया तो मुझे उसे टोकना ही पड़ा। थोड़ा धीरे बोलो ना। ओह सॉरी, बहुत जोर से बोलती हो ना। रिहर्सल में जोर जोर से बोलना पड़ता है, शायद इसलिए। मेरे दोस्त तो मुझे लाउड स्पीकर कहते हैं। पूनम ऐसे बोली जैसे कोई बहुत मजेदार बात कह दी हो। पता नहीं इतनी हंसी कहाँ से लाती थी वो। छूत की तरह फैलने वाली हंसी, जिससे बचने के लिए मैंने अपना पूरा आत्मबल लगा दिया था।
उस दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं पढ़ रही थी, तभी कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। मैंने बालकनी से झांक कर देखा। पूनम के बरामदे में तीन चार लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। क्रोनी कैपिटलिज्म पर इंडिया टुडे के किसी आर्टिकल में बहस चल रही थी। शुरू में सबके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ था, लेकिन बाद में पूनम और हरी शर्ट वाले उस लड़के के बीच में सिमट गई। बाकी लोग जो बचे थे वो या तो पूनम के साथ हो गए थे या उस लड़के के साथ। एक आध जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। बहस इतनी गर्म थी कि मुझे लगा कहीं पूनम उस हरी शर्ट वाले लड़के के मुंह पर तमाचा न मार दे या वो लड़का उसके बाल न नोच दे। पर ऐसी नौबत नहीं आई। लड़के ने हार मान ली। सजा के तौर पर उसे रसोई में चाय बनाने भेजने के बाद पूनम बहुत खुश थी। पिछले आधे घंटे में वो क्या बात कर रही थी, उसका अंश भी मेरी समझ में नहीं आया। कहने को हिंदी का अखबार घर में आता था, लेकिन उस पर पहले पिताजी का और फिर दद्दा का हक होता था। फिर ऐसा कभी लगा भी नहीं कि मुझे भी अखबार पढ़ना चाहिए। और अगर कभी पढ़ भी लिया होता तो दादी मुझे सबके सामने मुंह खोलकर अपना ज्ञान थोड़े ही बघारने देती। पूनम जैसों का क्या है, न शर्म न लिहाज, अपने घर में भी ऐसे ही जबान लड़ाती होगी। मैंने सुना था कि गली मोहल्ले में जाकर नाटक भी किया करती थी वो। आए दिन कॉलेज के लड़के लड़कियों का झुंड उसके घर पर जमा होता था। रिहर्सल होती थी, हंगामा होता था। तभी तो मोहल्ले के आधे लोग उससे चिढ़ते थे, आधे नफरत करते थे। मैंने एक बार फिर खुद को पूनम से श्रेष्ठ साबित किया और अंदर चली गई। लेकिन पूनम के बरामदे से आ रही आवाजें बंद दरवाजों की परवाह किए बिना मेरे कानों में घुली जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं गौर कर रही थी कि मैं जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, खुद से ज्यादा पूनम के बारे में सोचने लगी थी। इसके कई कारण हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि मैं उससे जलने लगी थी, क्योंकि मैं खुद वैसी ही हो जाना चाहती थी। पर उसके जैसा हो जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, वरना शाम ढले कमरा खाली करने के मकान मालिक के फरमान पर मैं दो धर नहीं देती। मेरे आने के बाद मकान मालिक के बेटे का सुना है पढ़ने लिखने में दिल उचट गया था। छत पर आकर घंटों मुझे ताकते रहने का नया शौक चढ़ गया था उसे। लड़का वही था, घर वही था, यहाँ तक कि मौसम और हवा भी वही थी। इस बीच अगर कुछ बदला था तो वो थी मेरी मौजूदगी। इसलिए उसके बीकॉम में फेल होने के लिए मेरी मौजूदगी को जिम्मेदार मान लेना गलत नहीं था। लेकिन 10 लोगों के बीच मुझे चार बातें सुनाकर अभी के अभी कमरा खाली करने के लिए कहना, इसे तो मैं भी सही नहीं मान पाई थी। अजीब दुविधा थी। अपमान और शर्मिंदगी के मारे आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन इस तरह सबके सामने रोना और भी शर्मिंदा कर रहा था। मैं गर्म तवे पर पड़े बर्फ के टुकड़े की तरह पिघले जा रही थी। तभी पूनम मेरी लड़ाई में कूद पड़ी। आस पड़ोस की छतों पर और भी कई लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत सिर्फ एक ही में थी। तमीज नाम की किसी चीज का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पूनम ने मकान मालिक से पूछा तो उसकी लाल नाक और लाल हो गई। तुझसे तमीज सीखने बैठी? इतने बुरे दिन आए हैं हमारे। तू निकल यहाँ से, अपने काम से काम रख। उसने कहा। अपने काम से ही काम रख रही हूँ। बिना 1 महीने का नोटिस दिए आप इसे निकाल नहीं सकते। कैसे नहीं निकाल सकता? देखे कौन रोकता है मुझे। मकान मालिक ने चारों ओर देखते हुए कहा, जैसे सबकी ताकत की थाह लेना चाहता हो। मैं रोकूंगी, वरना पुलिस तो रोक ही लेगी। पूनम दोनों हाथ बांधकर चट्टान जैसी खड़ी हो गई। इतनी हिम्मत, इतना गुरूर। मकान मालिक का चेहरा जलकर कोयला हो गया। मुझे लगा कि कहीं वो पूनम को इन्हीं कोयलों में जला न दे, लेकिन तब तक मोहल्ले के एक दो और लोग मेरे बचाव में आ गए। मोहल्ले में पुलिस के आने का सुनकर घबरा गए होंगे शायद। आप भी कहाँ इन लड़कियों की मुंह लगने लगे खोलिया जी। अकेली लड़की है,
इतनी रात को कहाँ जाएगी? तो एक दिन की मोहलत दे दीजिए, किसी ने कहा। 4 दिन, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गोल हो जाना। मकान मालिक की आवाज में ऐसा भाव था जैसे मैं बारिश से बचने के लिए उनके बरामदे में आकर बैठ गया कोई कोई कुत्ता हो, और मेरा बारिश में भीगना या ना भीगना उसकी दया पर निर्भर हो। फिर भी मैंने चैन की सांस ली। घर ढूंढने के लिए 4 दिन काफी तो नहीं थे, फिर भी थोड़ी राहत मिली। अब कम से कम कमरा बंद करके मैं इस वाक्य पर अकेले में रो तो सकती थी। घर में रहने की इजाजत मिलने के बाद मुझे लगा कि ड्रामा खत्म हो गया है, लेकिन पूनम के रहते ड्रामा खत्म कैसे होता? कोई जरूरत नहीं एहसान करने की, इतनी औकात नहीं है आपकी। चल भारती, तेरा सामान बांधते हैं। पूनम ने घिन से मकान मालिक की ओर देखकर कहा और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। लोग अब भी अपनी छतों से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मकान मालिक अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था और पूनम एक सूटकेस में मेरी छोटी सी गृहस्थी समेट रही थी अपने घर ले जाने के लिए। बहुत कुछ नहीं बदला उस दिन के बाद भी। मैं वैसी ही रही, गाय जैसी। पूनम वैसी ही रही, तितली जैसी। मेरा मकान मालिक भी वैसा ही रहा, कटखने बंदर जैसा। मुझे कॉलेज आते जाते देखकर उसका मुंह सड़ जाता था। उसकी असली नाराजगी जाने मुझसे थी या पूनम से, लेकिन उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर मुझे डर लगने की बजाय मजा आने लगा था। शायद बदल रही थी मैं। पूनम मुझसे अलग थी, फिर भी मुझे पसंद आने लगी थी। मीट प्रत्युष, बॉयफ्रेंड है मेरा। और प्रत्युष, ये है भारती, मेरी फ्रेंड और अब मेरी रूममेट। अपने थिएटर ग्रुप के एक लड़के के साथ पूनम ने मेरा परिचय कराया। हम दोनों का एक दूसरे से परिचय करा के पूनम तैयार होने अंदर चली गई। बहुत असहज थी मैं उसके साथ अकेले बैठने में। वो पूनम का बॉयफ्रेंड ही सही, पर था तो लड़का ही। आज तक किसी लड़के ने मुझे खाया नहीं था, लेकिन लड़कों का क्या भरोसा? क्या पता लड़कियां देखते ही निकल जाते हो। लड़के नाम की इस प्रजाति से शायद इसीलिए हमेशा दूर ही रहने के लिए कहा जाता था मुझे। पिताजी के दोस्तों की महफिल जमी होती तो माँ मुझे आंगन में नहीं जाने देती कि बाहर बैग भैंसों के बीच कहाँ जाएगी। भैया के दोस्त आने वाले होते तो वो मुझे बैठक से भगा देते कि अंदर बैठ के पढ़, मेरे दोस्त आने वाले हैं। लड़कों के स्कूल के सामने हमारे स्कूल का रास्ता छोटा पड़ता था, फिर भी दीदी उस रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते से स्कूल लेकर जाती थी कि पापा हो, इतने लड़कों के सामने से कौन जाएगा। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कोई ऐसा वाक्य नहीं था कि मुझे लड़कों से डर लगे, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव अम्मा के सफेद बालों, पिताजी की इज्जत, माँ की हिदायतों और दीदी के डर से बड़े थोड़े ही थे। खैर, प्रत्युष थोड़ी देर तक मुझसे मेरी पढ़ाई, घर वालों के बारे में पूछता रहा। फिर मेरी तरफ से ज्यादा उत्साह ना देखकर मेज पर रखी मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। शाम को देर से आने का बोलकर पूनम प्रत्युष के साथ चली गई और मैं एक भंवर में उलझती चली गई। पूनम का यूं खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाना, उसके साथ अकेले घूमने जाना, लाख चाहकर भी मैं इस ख्याल से बाहर नहीं आ पा रही थी। प्यार की ऐसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति की कल्पना भी मेरे लिए वर्जित थी। प्यार जैसा कभी मुझे भी कुछ हुआ था, लेकिन वो इतना गुप्त था कि जिसे प्यार करती थी उसे भी बता नहीं पाई थी। शरीफ घरों की लड़कियां शादी से पहले प्यार नहीं किया करती। अगर किया करती तो मैं किशोर का दिल उस तरह तो ना तोड़ती। किशोर के होने का एहसास सबसे पहले मुझे नहीं, मेरी सहेली आशा को हुआ था, 10वीं की परीक्षा से कुछ महीने पहले ही। उसी ने गौर किया कि सिलथाम बाजार का एक दुबला पतला लड़का स्कूल जाते समय अक्सर हमारे
पीछे नजर आ जाता है। उसे ये एहसास हुए यूं तो कुछ ही दिन हो गए थे, बस वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि पीछे आने वाले उस लड़के की दिलचस्पी उसमें थी या मुझ में। इस रहस्य का पता जब वो खुद नहीं लगा पाई तो हार के उसने मुझे भी रहस्य का साझेदार बना लिया। उस दिन गिरी हुई किताब को उठाने के बहाने से मैंने कनखियों से उसे देखा। मेरे घर के सामने वाले पाठक बुक स्टोर पर कभी फोटोकॉपी कराने तो कभी पेन पेंसिल खरीदने के बहाने दिन में कम से कम एक बार दिख जाने वाले उस चेहरे को मैंने देखते ही पहचान लिया था। और मेरे चेहरे की उड़ी रंगत से आशा ने पहचान लिया था कि उस लड़के किशोर, जिसका नाम उसने आज ही पता लगवाया था, कि आकर्षण का केंद्र मैं हूं। जब तक ये रहस्य नहीं खुला वो भी सहमी रही थी, पर अब उसके तेवर शरारती हो गए थे। वो चलते चलते पीछे देखकर कभी कभी मुस्कुरा भी दिया करती। ऐसे मौकों पर मेरी जान हलक तक बस पहुंच ही जाती थी, पर इससे ज्यादा गुस्ताखी उसने कभी नहीं की। 1.5 साल से कुछ ज्यादा ही चला ये सिलसिला। मैंने कभी मुड़ कर नहीं देखा, पर मैं जानती थी कि 10 कदम की नियत दूरी रखते हुए वो मेरे पीछे आ रहा है। वो भी जानता था कि मैं जानती हूँ कि वो मेरे पीछे आ रहा है। फिर एक दिन अचानक ये दूरी एकदम से मिट गई। हनुमान मंदिर वाली रोड पर अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज आशा मेरे साथ नहीं थी। उसने कोई योजना बनाई हो तो बनाई हो, पर मैंने ख्यालों तक में इस दिन के लिए खुद को तैयार नहीं किया था। मैं घबरा कर सिकुड़ गई। पसीना मेरे माथे पर भी था। भब भारती, तुमसे कुछ कहना था, कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? घबराहट के मारे लड़खड़ा रही जबान में उसने किसी तरह पूछा था। एक तो उसका इस तरह सामने आ जाना, फिर बैठकर बात करने के लिए कहना। हिम्मत जवाब दे गई थी बिल्कुल। दिल की हाँ और दिमाग की ना बेबसी बनकर आंखों में भर आई थी। मुझे आज भी याद है वो कितना घबरा गया था मेरे आंसू देखकर। सॉरी, प्लीज तुम रोना मत, मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा था, उसने कहा। उस वक्त वो सिर्फ रोया नहीं, वरना उसका चेहरा मुझसे भी ज्यादा रुआंसा हो गया था। मेरी तो उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। संशय और घबराहट की उन कुछ पलों में वो एक मुड़ा हुआ पन्ना मेरी मुट्ठी में खोस कर चला गया था। मेरी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र। उस खत की बोझ से मेरे हाथ ही नहीं, दिल भी कांप रहा था। बारिश ने जैसे सूखी मिट्टी को छू लिया था। प्यार की सौंधी महक मेरी चारों ओर फैली हुई थी, और मैं एक ही सांस में इस महक को पी जाना चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि काश दुनिया में उस वक्त सिर्फ मैं होती और किशोर का वो खत होता। लेकिन ये एहसास सिर्फ एक पल के लिए रहा। फिर जो एहसास हुआ वो डर का था, अपराध बोध का था। एक लड़के के हाथ से लव लेटर लेना, बात छुपी थोड़े ही रहनी थी। और जो कहीं बात मेरे घर तक पहुंच जाती तो पिताजी की शर्मिंदा नजरों का सामना मैं कैसे कर पाती। उसी पल वो खत अंगारा बन गया। मुट्ठी खुद ब खुद खुल गई और चिट्ठी जमीन पर गिर गई। कोई देखे इससे पहले मैं घर की ओर भाग गई। थोड़ी दूर जाने के बाद चैन आया, और ये एहसास भी कि एक बार खत पढ़ तो लिया होता। चिट्ठी के वहीं पड़े मिल जाने की उम्मीद थी। असमंजस में थोड़ी देर में मोड़ के पास ही खड़ी रही, पर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा, इसकी कल्पना में 10,000 खत तो मैंने अपने मन में आज तक लिख ही डाले होंगे। महीनों बाद भी उस मोड़ से गुजरते हुए कदम रुक ही जाते थे। हमारे बीच जो था, पता नहीं उसे प्रेम कहानी की संज्ञा
दी भी जा सकती है या नहीं, पर पत्र कांड के बाद किशोर ने कभी मेरा पीछा नहीं किया। पाठक बुक स्टोर पर हालांकि मैंने उसके बाद भी अक्सर उसे देखा था। कैसा होता अगर मैंने उस दिन वो चिट्ठी पढ़ ली होती और उसका जवाब भी किशोर को दे दिया होता? क्या पूनम और प्रत्युष की तरह हम दोनों भी कभी साथ घूमने जाते? क्या मैं भी अपने दोस्तों से किशोर का परिचय अपना बॉयफ्रेंड कहकर करवाती? हे भगवान, पूनम की संगत में रहकर न जाने क्या क्या सोचने लगी थी मैं। शरीफ घरों की लड़कियां शादी से पहले प्यार नहीं किया करती। मैंने खुद को फिर समझाया और रात के खाने के लिए दाल उबालने लगी। पूनम के साथ रहते हुए 3 महीने हो गए थे। उसकी कई आदतें मुझे अब भी पसंद नहीं थी और इतनी करीब तो आ ही गई थी वो कि मैं उसे ये बता सकूं। खुले बालों में नजर लगती है, बाल बांध क्यों नहीं लेती तू? कॉलेज में एक दिन किसी लड़के ने उसके बालों पर कमेंट किया तो मैंने पूनम से कहा, बंधन सहूलियतें देता है लेकिन मुझे आजादी चाहिए। उसने कहा, चाहे इसके लिए लड़कों से कमेंट सुनने पड़े, चाहे इसके लिए जान देनी पड़े। उसने इतरा कर अपने बाल छटक दिए। मरो फिर। मैं कुड़ गई। दिखाने के लिए गुस्सा जरूर दिखा रही थी मैं, लेकिन पूनम की यही तो जिद थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। पिताजी आ रहे थे मुझसे मिलने और उन्हें ये तक पता नहीं था कि जिस तितली से दूर रहने की हिदायत दत्ता देकर गया था, अब उसी के घर में मेरा बसेरा था। जंजीरों की जिन कड़ियों को मैं पिछले कुछ महीने से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पिताजी की आने की खबर से वो अचानक फिर जुड़ गई थी। पूनम कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। आज फर्स्ट हाफ में उसका एनएसएस कैंप था। हमारे स्कूल में भी एनएसएस कैंप लगा करते थे, जिसमें बिना अपवाद सिर्फ लड़कों को प्रवेश मिलता था। और काम क्या? स्कूल के चारों ओर उगी झाड़ियां काटने का, स्कूल परिसर में झाड़ू लगाने का, और बहुत हो गया तो बंद पड़ी नालियां साफ करने का। हमारे घरों की लड़कियां अब ये सब करेंगी? यही कहकर मुझे स्कूल में पिताजी ने एनएसएस ज्वाइन नहीं करने दी, और यही सोचकर मैंने कॉलेज में भी एनएसएस में हिस्सा नहीं लिया, ये जानते हुए भी कि ऐसा काम सिर्फ झाड़ियां काटने, नालियां साफ करने के लिए नहीं होते, खुद पर भरोसा जगाने के लिए भी होते हैं। चाय ठंडी हो रही है तेरी, क्या सोच रही है तब से? पूनम की आवाज पर मैं चौंकी। वो नहाकर आ भी गई थी। मैं वहीं की वहीं बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और गरज चमक मेरे अंदर हो रही थी। पूनम से कुछ कहना था, पर उसके गुस्से से डर रही थी। पूनम, मैं सोच रही थी कि तू मेरी सलवार कमीज में कैसी लगेगी, आज पहन के देखना। बहुत हिम्मत करके, बहुत झिझक के पूछा मैंने। क्यों? वो बालों को झटक कर सुखाते हुए बोली, तुझ पर पीला रंग फपता है इसलिए। हाँ यार, वो तो है, पर आज एनएसएस कैंप है, जीन्स कंफर्टेबल रहेगा, उसने कहा और कपड़े बदलने चली गई। अब क्या करूं? उससे सच कहने में खतरा था, लेकिन उससे बड़ा खतरा पिताजी थे। अगर वो देख ले कि मैं जीन्स वीन्स पहनने वाली लड़की के साथ रहती हूँ, तो मेरी सोहबत का हवाला देकर मुझे वापस ले जाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। सिर्फ आज के लिए सलवार कमीज पहन सकती है तू, प्लीज? वो क्या है कि पिताजी। बस इतना ही कह पाई मैं, क्योंकि मुझे लगा कि इसके बाद मेरी जबान चल नहीं पाएगी। उसने बालों में बंधा तौलिया निकालकर हमेशा की तरह बिस्तर पर फेंका और रसोई में चली गई। जानती थी कि वो अब अपनी चाय गर्म करेगी, फिर अखबार पढ़ते हुए मेरे सामने बैठ जाएगी और तब तक पढ़ती रहेगी जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। फिर थोड़े नखरे करके मेरी बात मान भी लेगी। बिस्तर पर तौलिया ना फेंकने से लेकर म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम करने तक और अंडरगारमेंट्स बाहर ना सुखाने से लेके बाहर जोर जोर से बात न करने तक की मेरी हर बात वो थोड़े बहुत नखरे के बाद
मान ही जाती थी। उसने बिना कुछ कहे चाय पी, चारपाई से तौलिया उठाकर बरामदे में टांगा, बाल सुधारे और अपनी किताबें समेटते हुए बोली, तुझे भी लगता है कि सलवार कमीज पहनने से मैं बदल जाऊंगी? यानी कभी तू जीन्स पहन ले तो तू वो नहीं रहेगी जो तू है? हम जो पहनते हैं, जैसे रहते हैं, लोग हमें जो समझते हैं, हम सिर्फ वो नहीं है भारती। आई विश कम से कम तू ये रियलाइज कर पाती। पूनम की आवाज में ये गुस्सा नहीं था, वितृष्णा सी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई। बोलती भी क्या। उसने अपनी किताबें उठाई और बाहर निकलने को हुई। फिर जैसे कुछ याद आया हो, बोली, पिताजी चले जाएं तो फोन कर लेना। बारिश तेज होने लगी थी। तड़ की आवाज अंदर तक आ रही थी, लेकिन पूनम बिना छाता लिए ही चली गई। उसने मेरी बात नहीं मानी। इस बात का गुस्सा नहीं था मुझे, बल्कि अच्छा ही लग रहा था। दुख शायद तब होता जब वो मेरी बात मान जाती। पाखंड चाहे छोटा हो या बड़ा, पाखंड ही होता है। सीलन भरे हुए एक अंधेर कोने में धूप की एक किरण पहुंची उस रोज। दैनिक जागरण अखबार के खुफिया पैकेट में बंद उस सपने को धूप दिखाना बहुत जरूरी लगा मुझे। पुराने अखबार की कई परतों के बीच छिपी नीले रंग की वो स्कर्ट 2 साल पहले जब मैंने स्कूल में मिले वजीफे के पैसे से खरीदी थी, तो मेरे पूरे संसार को खुद में समा लेने की जगह थी उस स्कर्ट में। घर पहुंचकर मैंने प्यार से उस छटांग भर के कपड़े को सहलाया था। दिमाग के किसी कोने में छिपे पिताजी बोल पड़े, ये क्या खरीद कर ले आई? हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी? किसी को दे देना तू इसे। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। ये मेरी स्कर्ट है, इसे मैं ही पहनूंगी, मैंने कहा था। ठीक है पिताजी, उन्हें सुनाई दिया और स्कर्ट पैकेट में बंद हो गई। आज 2 साल बाद मैंने वो पैकेट फिर खोला। पिताजी की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। माँ की डांट बाहर से ही लौट गई थी। सिर्फ एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, हाय, आई एम पूनम। बाकी सबको पूनम ने चुप करा दिया था। पूनम मेरे अंदर समाती जा रही थी। पहली बार स्कर्ट पहनी थी मैंने। कुछ सकुचाहट थी। हर कदम चलने के बाद महसूस होता जैसे स्कर्ट एक हाथ और छोटी हो गई हो और मैं हाथ से खींचकर उसे लंबा कर देने की कोशिश करने लगती। कुछ देर तक असहज भी रही, पर कुछ देर ही। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। एक बंधन टूटता हुआ लगा। कुछ कुछ हवा में उड़ने का अनुभव हो रहा था। स्कर्ट तो बस बहाना था। मैं खुश थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने अंदर बैठे पिताजी, अम्मा, माँ, दद्दा, पड़ोस की नीरा ताई, अलाने फलाने सबको मैंने अपने दिमाग से निकाल बाहर किया था। अच्छे बने रहने या यूं कहूं अच्छे कहलाए जाने के लिए खुद से झूठ बोलने का पाखंड मैंने उसी पल छोड़ दिया। मुझसे मिलने के बाद पिताजी को मेरे बिगड़ जाने की आशंका हुई। हालांकि मेरी स्कर्ट पहनने के अलावा इसका कोई पुख्ता प्रमाण वो नहीं जुटा पाए, पर ये तय हो गया था कि एग्जाम के रिजल्ट से पहले मेरा बुलावा आ जाएगा। कोई और वक्त होता तो मैं सिर झुकाकर इस फैसले को मान लेती, लेकिन माँ पिताजी के हर फैसले को मान लेने वाली गाय के अलावा बिना सवाल किए दूसरों के हिसाब से ढल जाने वाली लड़की के अलावा भी मैं कुछ थी। कई बार अपने लिए छोटे छोटे फैसले ले लेना कितना जरूरी हो जाता है, इसका एहसास मुझे एमएससी का एडमिशन फॉर्म भरते समय हुआ। नैनीताल में आखिरी दिन था मेरा। आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने का तय किया था। 3 साल से पूनम के साथ रह रही थी। अब उससे अलग होना बहुत कठिन लग रहा था। नहीं जानती कि उसने मुझसे क्या सीखा था, पर मैंने उससे जीना सीखा था, खुद पर भरोसा करना सीखा था। आज का डिनर मेरी तरफ से।
दोपहर को घर से निकलते समय पूनम ने कहा था। अब उसे लौटे 2 घंटे हो गए थे। वो जब से आई थी तभी से खिड़की के पास बैठी थी। मौसम का गीलापन उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था। मैं खामोश उसे देख रही थी। वो परेशान थी और पहली बार बिखरी हुई भी। उससे कुछ पूछने का तो सवाल ही नहीं। इतना तो जान ही गई थी उसे कि पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा। आज उसे प्रत्युष से मिलने जाना था। जरूर दोनों में फिर कोई लड़ाई हुई होगी। प्रत्युष तुझसे शादी करना चाहता है। एक लंबी खामोशी के बाद पूनम ने कहा। कहता है कि मेरे जैसी बोल्ड लड़की को उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूनम की आवाज में गुस्सा, नाराजगी, कड़वाहट कुछ नहीं था। सीधे सपाट शब्दों में सीधी सीधी बात थी। सुनकर मुझे बुरा नहीं लगा, अजीब भी नहीं। जैसे मैं जानती थी कि ऐसा होने वाला है। मेरी एक और दोस्त ने मुझसे कुछ महीने पहले ही कहा था कि मैं परफेक्ट शादी मटेरियल हूँ। शायद रही भी होंगी मैं मटेरियल तब, अब नहीं थी। मैंने पूनम को कोई सांत्वना नहीं दी, ना ही कोई सफाई। बस उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, हनुमान टेकड़ी चलेगी? हनुमान टेकड़ी? इस वक्त? 6 बजने वाले हैं। वो चौंकी। चल ना प्लीज। मैंने सुना है बारिश वाली शाम हनुमान टेकड़ी से नैनीताल बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं बच्चों की तरह मचल गई। देखा जाए तो शाम के इस वक्त हनुमान टेकड़ी जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, वो भी इस मौसम में। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल वहां बैठकर शाम को रात में बदलते और रात को बल्बों की रोशनी में झिलमिलाते देखने का कर रहा था। थोड़ी ना नुकुर के बाद पूनम साथ चलने को तैयार हो गई। हम दोनों देर तक हनुमान टेकड़ी पर बैठे चमचमाते शहर को देखते रहे। तारों से जगमगाता एक आसमान ऊपर था और बल्ब की रोशनी में जगमगाता एक आसमान नीचे भी। हम धरती के ऊपर थे और हमारे ऊपर सिर्फ आसमान। इस खामोशी में दुनिया को नए ढंग से देखने का ये नया ही अनुभव था। वापसी में हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, लेकिन पूनम अब बिल्कुल नॉर्मल थी। अपने साथ जरा वक्त बिताने से वो सेल्फ क्वेश्चनिंग के भंवर से बाहर निकल आई थी। आज डिनर उसने खुद बनाया, खुद ही बरामदे में कुर्सी और मेज लगाए और किसी ट्रेन्ड शेफ की तरह खाना परोसा और फिर खुद ही कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गई। लड़का बुरा नहीं है, सोच ले। जीरा राइस मेरी प्लेट में परोसते हुए पूनम ने शरारत से कहा। आई नो, पर अब मैं शादी मटेरियल नहीं रही ना। मैंने भी बनावटी दुख जताया। पुअर प्रत्युष, बेचारे को न माया मिली न राम। वो ऐसे बोली जैसे प्रत्युष से सच में सहानुभूति हो। न पूनम मिली न भारती बोल, मैंने टोका। चलो, ये भी ठीक है। दोनों की लव स्टोरी रास्ते में ही ढह हो गई, वरना मुझे बेकार ही तुझसे जलन होती। मैंने उसे छेड़ा। जलन तो तुझे अभी भी होनी चाहिए। एटलीस्ट आई नो किस करने पर कैसा लगता है। पूनम ने शरारत से बाई आंख झपकते हुए कहा तो हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। हमारी हंसी कमरे की सीमाओं को तोड़ती हुई हवा में बहती हुई पूरे ब्रह्मांड में बिखर गई थी। उस तितली के साथ मैं भी तितली बन गई थी। कलम लीला में अभी आपने सुनी कंचन पंत की किताब बेबाक से मेरी पसंदीदा कहानी तितलियां। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दिए गए लिंक पर जाकर आप इस खूबसूरत किताब को खरीद भी सकते हैं। कलम लीला में ऐसे ही पुस्तक अंशों और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।